Good morning, students. In our last class, we have discussed the velocity, acceleration, and the force acting on the center of mass of a body, right? उसके लिए हमने derivation किया था. Also, we have discussed the law of conservation of momentum for that center of mass of a rigid body, right? That three or four topics we have discussed in our last class. Now, from today, we are going to start our new topic, that is the rigid body, right? क्या समझते हैं हम एक rigid body से? उसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे. ऑल्सो वी विल डिस्कस द मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी. उस रिजिड बॉडी के अंदर सेंटर ऑफ मास के बारे में हम पढ़ेंगे और अलग अलग रिजिड बॉडी में जो अलग अलग सेंटर ऑफ मास होते हैं, अबाउट दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर, राइट? So first of all, we should know that what do we mean by rigid body. So rigid body can be defined as एक ऐसी बॉडी जिस पर मैं कितना भी फोर्स लगाऊं उसका शेप और साइज जो है वो कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए, राइट? सो एक ऐसी बॉडी जिसका शेप और साइज डेफिनेट होता है, जिस पर आप कितना भी फोर्स लगाओ उसका शेप और साइज डिफॉर्म नहीं होगा, ऐसी बॉडी को हम बोलेंगे रिजिड बॉडी, राइट? सो अगर प्रैक्टिकली हम देखें तो प्रैक्टिकली ऐसी कोई भी बॉडी मिलना पॉसिबल नहीं है जिसका शेप और साइज जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहे. मतलब जब किसी भी बॉडी पर हम जब एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उसका जो शेप है वो ऑब्वियसली डिफॉर्म हो जाएगा, राइट? सो प्रैक्टिकली एक रिजिड बॉडी मिलना पॉसिबल नहीं है, बट थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली एक्चुअल में एक रिजिड बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती है. बट हम ये मान लेते हैं कि कोई ऐसी बॉडी अगर एग्जिस्ट करे जिस पर एक्सटर्नल फोर्स हम कितना भी लगा दें उसका जो शेप और साइज है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो उस बॉडी को हम बोलेंगे रिजिड बॉडी, राइट? और इसको अगर हम मोर प्रिसाइजली समझें, सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, अगर इंटर पार्टिकल्स जो होते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं, अगर उनका डिस्प्लेसमेंट नेग्लिजिबल हुआ तो उस तरीके के बॉडी को हम बोलेंगे रिजिड बॉडी. तो एक ऐसी बॉडी जिसके पार्टिकल्स जो हैं उनमें डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेग्लिजिबल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, देन दैट bodies are said to be the rigid bodies, right? So this is basically what we call the rigid body, जिनका एक डेफिनेट शेप और साइज हो. नाउ इस रिजिड बॉडी से रिलेटेड कुछ टेक्निकल टर्म्स होती हैं, बेसिकली कुछ अलग अलग तरह के मोशन होते हैं. दैट थिंग वी विल डिस्कस हियर. सबसे पहला होता है ट्रांसलेटरी मोशन. Then rotational motion, and the last will be the general motion. So क्या होते हैं ये अलग अलग मोशंस, इनके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विद द ट्रांसलेटरी मोशन, राइट? सो एक ऐसा मोशन जिसमें कि जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो सब सेम वेलोसिटी से मूव करें और उनका जो डिस्प्लेसमेंट हो वो भी सेम हो, ऐसे मोशन को हम बोलेंगे ट्रांसलेटरी मोशन, राइट? सो एक सिस्टम हमने कंसिडर किया, एक सिस्टम बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना है, तो जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब का मोशन अगर सेम डायरेक्शन में है, उन सब का जो मोशन है वो सेम वेलोसिटी से हो रहा है, ऑल्सो उनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है, तो इस तरीके के मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन बोलेंगे. अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो ट्रेन के जो कंपार्टमेंट्स होते हैं, वो सेम वेलोसिटी से मूव करते हैं, राइट? तो ट्रेन की एक बोगी को हमने कंसिडर कर लिया हमारा सिस्टम, उसमें जो कंपार्टमेंट्स हैं वो हमारे पार्टिकल्स हो गए, तो जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ऑल्सो सेम
उनका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो सेम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो दैट काइंड ऑफ मोशन इज सेड टू बी द ट्रांसलेटरी मोशन, राइट. नाउ रोटेशनल मोशन, तो वी ऑल आर फैमिलियर विद द टर्म रोटेशनल मोशन. अगर किसी कोई बॉडी अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है, अपनी एक्सिस पर घूम रही है, so its motion is said to be the rotational motion, right? So when the body is moving around its own axis, then its motion is said to be the rotational motion. Here one thing has to be mentioned here, that the orientation of the body is such that, or the body should be pivoted such that it is free to move about its own axis. एक बॉडी जब अपनी एक्सिस पर फ्रीली मूव कर सके तो उस तरीके के मोशन को हम रोटेशनल मोशन कहेंगे. रोटेशनल मोशन का बेस्ट एग्जांपल हमारी अर्थ जो हो सकती है. हमारी अर्थ जो है वो थ्रू आउट द टाइम अपनी एक्सिस पर रोटेट करती रहती है, राइट. सो अर्थ का एग्जांपल कैन बी एन एग्जांपल ऑफ द रोटेशनल मोशन. द नेक्स्ट वन इज द जनरल मोशन. सो व्हाट डू वी मीन बाय द जनरल मोशन? एक ऐसी बॉडी जो कि ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेशनल दोनों तरीके के मोशन करती है, उसको हम बोलते हैं रोटेशनल जनरल मोशन, राइट. सो जब ट्रांसलेटरी और रोटेशनल दोनों तरीके के मोशन होंगे तो ऐसे मोशन को हम बोलेंगे जनरल मोशन. इसका एग्जांपल अगर हम समझें तो जो हमारी गाड़ियों के पहिए होते हैं, द मोशन ऑफ व्हील्स, राइट. हमारी गाड़ी के जो पहिए हैं, मोशन ऑफ व्हील्स, दैट कैन बी एन एग्जांपल ऑफ जनरल मोशन. क्यों? क्योंकि जो हमारी गाड़ी के पहिए हैं, दो पहियों की अगर हम बात करें तो वो जो एक कार में जो दो पहिए आमने सामने हैं, वो दोनों एक सिस्टम के पार्टिकल्स की तरह वर्क कर रहे हैं. वो दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, सेम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उनका, राइट. और इसी के साथ साथ ट्रांसलेटरी मोशन के साथ साथ ही वो अपनी एक्सिस पर रोटेट भी कर रहे हैं. दैट्स व्हाई देयर मोशन इज सेड टू बी द जनरल मोशन. So we have studied about the three motions: translatory, rotatory, rotational, as well as the general. Translatory जिसमें same velocity से same displacement हो particles का, compartments of train. Rotatory हमारी अर्थ. जनरल मोशन जो व्हील्स होते हैं गाड़ी के, जो अपनी एक्सिस पर भी रोटेट करते हैं, एज वेल एज उनका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो दोनों व्हील्स का सेम डिस्प्लेसमेंट होगा, वो दोनों व्हील्स सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे. सो ये तीन तरीके के मोशंस हमने पढ़े फॉर अ रिजिड बॉडी, राइट. रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी जिस पर आप कितना भी फोर्स अप्लाई कर दो, उसका जो शेप और साइज है वो चेंज नहीं होने वाला है, और प्रैक्टिकली ऐसी बॉडी मिलना पॉसिबल नहीं है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द डेरिवेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिजिड बॉडी. एक रिजिड बॉडी के लिए हमको सेंटर ऑफ मास के लिए डेरिवेशन निकालना है. सो डेरिवेशन ऑफ, सो वी आर गोइंग टू डू द डेरिवेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी. एक रिजिड बॉडी के लिए मुझे सेंटर ऑफ मास के लिए डेरिवेशन करना है. ओके, सो हाउ आई कैन डू द डेरिवेशंस, दैट थिंग वी आर गोइंग टू सी हियर. सो सबसे पहले अगर हम बात करें RCM की, दैट इज द पोजीशन वेक्टर अलोंग द सेंटर ऑफ मास, राइट. सो हम ये चीज पढ़ चुके हैं कि पोजीशन वेक्टर फॉर सेंटर ऑफ मास कैन बी गिवन बाय द एक्सप्रेशन 1/rm summation over I is equals to 1 to n mi ri, राइट. ये चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट RCM के लिए एक्सप्रेशन in our previous video, right. Now अगर मैं इस समेशन का मतलब होता है सक्सेसिव एडिशन, राइट. और हमको ये भी पता है कि सक्सेसिव एडिशन के लिए हम इंटीग्रेशन का भी यूज कर सकते हैं, राइट. सो मैं एक काम करता हूँ, मैं मान लेता हूँ एक ऐसा सिस्टम जो कि बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना है, और वो जो पार्टिकल्स हैं वो मैंने मान लिए R1, R2 अप टू सो ऑन Rn, राइट. और उन सबका जो इंडिविजुअल मास है वो मैंने मान लिया M1, M2 अप टू Mn. तो मैं इस समेशन ओवर MI की जगह पे इसको इंटीग्रेशन ऑफ R विद रिस्पेक्ट टू dm ऐसा भी लिख सकता हूँ, बिकॉज समेशन का मतलब भी सक्सेसिव एडिशन होता है. ऑल्सो
इंटीग्रेशन का मतलब भी सक्सेसिव एडिशन होता है. सो हमने यहाँ पर उसको समेशन नहीं लिखते हुए इंटीग्रेशन लिख दिया है, एंड इट विल नॉट कॉज एनी इफेक्ट. यहाँ पे हम इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, m के रिस्पेक्ट में, राइट. सो हमने कुछ नहीं किया, समेशन को इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख दिया है, राइट. ऑल्सो एक चीज, अगर मैं ये जो पोजीशन वेक्टर है, अगर हमने वेक्टर्स पढ़ा है, सो इस पोजीशन वेक्टर दैट इज RCM को हम लिख सकते हैं XCM I कैप प्लस YCM J कैप प्लस ZCM K कैप. That is the center of mass along X axis, center of mass along Y axis, or center of mass along Z axis, right? I cap, J cap and K cap are the unit vectors along X axis, Y axis and Z axis. ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे वेक्टर चैप्टर में. ऑल्सो इस RCM को तो मैंने लिख दिया. अगर मैं इस R वेक्टर की इक्वेशन निकालूं, सो इस R वेक्टर की इक्वेशन हो जाएगी XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप, राइट. सो हमारे पास इक्वेशन आ गई इन द फॉर्म ऑफ R एंड RCM. और इस इक्वेशन को अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं, इस इक्वेशन में गिव इट इक्वेशन नंबर A, अगर मैं इस इक्वेशन A में इसको पुट कर दूं, सो दैट आई विल गेट XCM I कैप प्लस YCM J कैप प्लस ZCM K कैप, राइट. सो हमने कुछ नहीं किया, XCM की जगह पे हमने उसके लिए जो इक्वेशन RCM की जगह पे हमने जो इक्वेशन निकाली है, दैट इक्वेशन वी हैव रिटन हियर, राइट, इज इक्वल्स टू 1/m एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ RCM. R की वैल्यू हो गई आपके पास XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप दैट आई हैव रिटन इन कॉमन, और इस पूरे को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू dm, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन dm देयर, राइट. नाउ यहाँ से अगर हम कंपेयर करें I कैप, J कैप और K कैप के कोफिशिएंट्स को, राइट. सबसे पहले इसको एक काम करते हैं, इस इंटीग्रेशन को तीनों टर्म्स के साथ अलग अलग लिख देते हैं, सो दैट आई विल गेट 1/m इंटीग्रेशन ऑफ XI कैप dm प्लस इंटीग्रेशन ऑफ YJ कैप dm प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ZK कैप dm, राइट. ऑल्सो एक चीज, अगर मैं यहाँ से I कैप, J कैप और K कैप के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करूं, तो इस कंपैरिजन के बाद मुझे कुछ क्या मिलेगा, दैट इज XCM इज इक्वल्स टू, यहाँ पे I कैप का कोफिशिएंट क्या, XCM, यहाँ पर I कैप का कोफिशिएंट क्या, X dm 1/m इंटीग्रेशन ऑफ X dm, राइट. सो यहाँ पे हमने I कैप की कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया, एंड आपके पास एक इक्वेशन आ गई, दैट इज XCM इज इक्वल्स टू 1/m X dm. सिमिलरली मैं YCM की वैल्यू निकाल सकता हूँ, सो दैट YCM इज इक्वल्स टू 1/m आई हैव रिटन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ Y dm. ऑल्सो ZCM की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ZCM इज इक्वल्स टू 1/m इंटीग्रेशन ऑफ Z dm. सो आपके पास XCM, YCM, ऑल्सो द ZCM, तीनों की हमारे पास वैल्यूज आ गई जस्ट बाय कंपेयरिंग, राइट. अगर एक चीज और हम मान लें कि जो सेंटर ऑफ मास है वो ओरिजिन पे लाई करता है, राइट. जनरली हम कुछ बॉडीज में, मतलब मैक्सिमम बॉडीज में जो सेंटर ऑफ मास होता है वो उस बॉडी का ज्योमेट्रिकल सेंटर ही होता है. In maximum cases, not in all the cases, but in maximum cases, एक किसी भी बॉडी का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है वही उसका सेंटर ऑफ मास भी होता है, राइट. सो अगर हम ये मान लेते हैं कि जो उसका सेंटर ऑफ मास है वो ओरिजिन पे लाई कर रहा है, ओरिजिन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो उस केस में जो RCM हो जाएगा, दैट इज जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि आपका जो पॉइंट है वो ओरिजिन पे ही लाई करेगा, और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसका जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 0, राइट. सो यहाँ से अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें, सो दैट वी विल गेट
1/m इंटीग्रेशन ऑफ आर डी एम इज इक्वल्स टू 0, राइट। जो इक्वेशन हमने पहले लिखी थी वहां पे हमने जस्ट आर सी एम की जगह पे 0 रख दिया है। किस केस में? जब आपका आर सी एम जो है वो 0 हो, मतलब आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो कोइंसाइड करेगा ओरिजिन पे। सो यहां से आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया। ऑल्सो आफ्टर कंपेयरिंग दिस यू विल गेट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब ये m उधर चला गया तो m ऑटोमेटिकली 0 हो ही गया है। ऑल्सो यू विल गेट सिंस ये जो m है वो उधर चला गया एंड इट विल बिकम 0, so you will get integration of x dm is equals to 0, right? Integration of x dm is equals to 0. Similarly, integration of y dm is also equals to 0 and integration of z dm is also equals to 0. So these will be the expressions for the derivation of center of mass of the rigid body. एक rigid body की अगर हम बात करें तो उसकी x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, तीनों एक्सिस के अलोंग हमने क्या निकाल लिया, उसका एक्सप्रेशन निकाल लिया है, राइट। सो दिस वाज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। नाउ लेट अस सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स दैट आर बेस्ड ऑन द टॉपिक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ। नाउ one question is being given to us here. Two bodies of masses 0.5 kg and 1 kg are lying at the coordinates. आपको एक 2 coordinate system दिया हुआ है, वहां पर हमको दो बॉडीज दी हुई हैं जिनका मासेस हमको दिए हुए हैं, दैट इज 0.5 kg ऑल्सो 1 kg, राइट। हमसे पूछा है कि जो सेंटर ऑफ मास है उसका पोजीशन क्या होगी। तो इसको अगर हम डायग्रामेटिकली समझें तो एक 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें 2 पॉइंट्स A और B, आपको A के कोऑर्डिनेट्स पता हैं, ऑल्सो आपको B के कोऑर्डिनेट्स पता हैं, और इन दोनों का सेंटर ऑफ मास का जो पॉइंट है, हमने मान लिया यहाँ पे इन दोनों का सेंटर ऑफ मास आ रहा है, इसका हमको पोजीशन कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, दैट इज x और y की वैल्यू हमको यहाँ पे निकालनी है फॉर दिस पॉइंट C, राइट। सो आई थिंक द क्वेश्चन मस्ट बी क्लियर। अब हम जो चीजें हमारे पास गिवन हैं वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बॉडीज का मास गिवन है, दैट इज m1 इज इक्वल्स टू 0.5 kg, m2 इज इक्वल्स टू 1 kg। सो हमारे पास दो बॉडीज, उन दोनों का मास हमारे पास गिवन है, दैट इज 0.5 kg एंड 1 kg, दैट आई हैव रिटन ओवर हियर। ऑल्सो आपके पास x1 y1 की वैल्यू है, सो x1 y1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -1, 2, एज वेल एज x2 y2 की वैल्यू हो जाएगी 3, 4, जहां x1 y1 जो है वो a के कोऑर्डिनेट्स हैं और x2 y2 जो है वो y के कोऑर्डिनेट्स हैं, राइट। सो हमने सिंपली जस्ट जो वैल्यूज हैं उनको पुट कर दिया लाइक दिस। इन दोनों का मिड पॉइंट जो है दैट इज द सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट। अगर मुझे उस पर x की दैट इज xcm निकालना है, ऑल्सो ycm मतलब सेंटर ऑफ मास पर x की वैल्यू, ऑल्सो सेंटर ऑफ मास पर y की वैल्यू मुझे निकालनी है, राइट। सो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है xcm इज इक्वल्स टू m1x1 प्लस m2x2 अपॉन में m1 प्लस m2। वी आर हैविंग दिस फॉर्मूला जिसमें हमारे पास सबकी वैल्यू है, हम जस्ट पुट कर देंगे। अच्छा, सारी चीजें एसआई सिस्टम में भी दी हुई है हमको, तो कहीं कोई कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो हमको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है एंड सॉल्व करना है। सो लेट अस सॉल्व दिस। m1 की वैल्यू आपके पास है 0.5, x1 की वैल्यू है -1, सो आई हैव रिटन -1 हियर, प्लस m2 की वैल्यू आपके पास है दैट इज 1, x2 की वैल्यू आपको गिवन है 3, तो हमने वैल्यूज रख दी अपॉन में m1 प्लस m2 दैट इज 0.5 प्लस 1। यहां से आपके पास आ जाएगा दिस इज -0.5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1.5। ऑल्सो यू विल गेट फ्रॉम हियर 2.5 अपॉन में 1.5, डेसिमल से डेसिमल कैंसल, 55 25, 5 दिया 15, और आपके पास xcm की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 5/3।
सो हमको हमारे सेंटर ऑफ मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू मिल गई, दैट इज 5.3। सिमिलरली मैं वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूँ, दैट इज YCM इज इक्वल्स टू M1Y1 प्लस M2Y2 अपॉन में M1 प्लस M2। हमने XCM की वैल्यू निकाली एज वेल एज हम YCM की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो फॉर दिस M1 की वैल्यू हमारे पास है, दैट इज द मास, दैट इज 0.5। Y1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 प्लस M2 की वैल्यू हमारे पास है, दैट इज 1 एंड Y2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। सो हमने सारी वैल्यूज जो है वो पुट कर दी। M1 plus M2, this will be 0.5 plus 1. 0.5 into 2, this will be equals to 1 plus 4 ones are 4 upon में 1.5 and this is equals to 5 upon में 1.5 और it is 50 upon में 15, 5 एकम 5, 5 दिया 15, this is equals to 10/3। सो आपके पास x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, that is 5/3, 10/3 and this will be the coordinates of the center of mass, that is 5/3, 10/3. So in this way we can easily find out the center of mass of any of the particle the coordinates of center of mass of any two particle system by just solving it with this formula, right? So I hope this must be clear. So that's all for today's class, students. In our next class, we will study some different topics. Also, we will do some numericals that are based on these concepts only. Okay, so that's all for today. Thank you.